अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और फुल ऑन मौज मस्ती में होंगे। सो आज है एपिसोड 15 पार्ट 1 एंड थर्सडे को वैसे बनती थी एपिसोड, पर मैं आज दे रही हूँ। और ये जो एपिसोड है लाइक 2 एपिसोड्स थी ना, तो ये एपिसोड आप समझ लें 2 एपिसोड्स के बराबर ही है। और इसको जो है थर्सडे फ्राइडे को ना देने का मकसद ये था कि इसमें बहुत सी चीज़ें कवर करनी थी जो तब नहीं हो सकती थी। और मैं चाहती हूँ कि हर एपिसोड में जो है ना कुछ ऐसा मेजर पार्ट जो है वो कवर होता रहे। सो दैट्स वाई मैंने उन 2 एपिसोड्स को कंबाइन करके ही एक ये बना के जो है ये एपिसोड थी। आज संडे को अपलोड हो रही है एंड नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो ट्यूसडे को अपलोड होगी। सो खैर बातें बाद में करते हैं, अभी एपिसोड स्टार्ट करते हैं और फिर एंड पे जो है आपसे बातें डिस्कस करूँगी मैं। इब्न आदम का मुकद्दर बिनते हवा की तकदीर अस्कलम राइना शेख किस नंबर 15 पार्ट नंबर 1 बाब नंबर 4। ढाई माह गुजरने के बाद सूरज एक नई सुबह लेकर आया था। हवा में खुनकी थी और पत्ते हल्के से सरसराते हुए एक नई कहानी सुना रहे थे। आसमां पर हल्के बादल थे जो वक्त गुजरने की गवाही दे रहे थे। ज़मीन पर शबनम के कतरे मोतियों की तरह चमक रहे थे और फूलों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। चिड़ियों की चहचहाहट ने बताया कि ज़िंदगी फिर से अपने रंग में आ गई है। सब कुछ बदल गया था। आज हर तरफ मुस्कुराहटें थीं और दिल में एक नया जोश। हर चीज़ में एक नयापन था, एक नई शुरुआत का एहसास जो दिल में उम्मीद की किरण जगा रहा था। मेहराब इस वक्त अपने ड्रेसिंग टेबल के पास खड़ा आर्मी का खाकी यूनिफॉर्म ज़ेबतन किए अपने बालों को कंघी कर रहा था जब फिल्ज़ा हाथ में उसकी टोपी थामे उस तक पहुंची। मेहराब ने उसे देखते मुस्कुराते हुए सर हल्का सा नीचे झुकाया तो फिल्ज़ा ने उसे टोपी पहनाई। कैसी तैयारी है पेपर की? मेहराब ने अपने अक्स को आईने में देखते फिल्ज़ा से पूछा, जो इस वक्त अपने यूनिवर्सिटी बैग में ज़रूरत की अशिया रख रही थी। तैयारी तो अच्छी है, बस शुक्र है आज लास्ट पेपर है, जान छूटेगी डिग्री से, फिल्ज़ा ने कहा तो मेहराब के लबों को एक खूबसूरत मुस्कुराहट ने छुआ। उनकी शादी को 1 माह से ज़्यादा वक्त हो गया था और 2.5 हफ्ते पहले ही फिल्ज़ा के फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे। अच्छा चलो आओ निकलते हैं वरना देर हो जाएगी। मेहराब की बात सुनते वो अपना बैग कंधे पर लटकाते उसका हाथ थाम गई। मेहराब रोज़ पहले उसे यूनिवर्सिटी छोड़कर फिर खुद अपने काम पर जाया करता था। मुराद अपना सूटकेस थामे होटल रूम के अंदर दाखिल हुआ। अभी चंद घंटों पहले ही उसने लंदन की सरजमीन पर कदम रखा था और अब वो थकावट से चूर होते अंदर पहुंचा ही कि उसे एलईडी रैक पर एक फूलों का गुलदस्ता और एक ख़त पड़ा दिखाई दिया। वो ताज्जुब से उन दोनों चीज़ों को देखने लगा और फिर हाथ बढ़ाता उस ख़त को खोल गया। Welcome to the London, Mr. Murad Kyani. You have come here, but it's unlikely you will return safely. लंदन में खुश आमदीद मिस्टर मुराद क्यानी, आप यहाँ आ तो गए हैं लेकिन आपका सही सलामत लौटना शायद ही मुमकिन हो। रिगार्ड्स ट्रेवर। डराओ उसे जो मौत से डरता हो। मुराद ने उस कागज़ को मुट्ठी में दबाते जैसे उसका कचूमर निकाला और उसे फर्श पर फेंकते हल्का सा कहका लगा गया। अरसलान साहब, मिसेस मलिक के ऑर्डर्स उन्हें डिलीवर हो गए हैं? दामिया ने अपनी टीम मेंबर से पूछा। वो इस वक्त सफ़ेद शर्ट और बेज कलर का पेंट कोट पहने पूरी शान और शौकत के साथ अपनी बुटीक में खड़ी थी। उसकी बुटीक बेहद वसी पैमाने पर मुश्तमिल थी और इंटीरियर तो अपनी मिसाल आप था। नहीं मैडम, आज शाम तक हो जाएंगे इंशाल्लाह, अरसलान ने कहा तो दामिया ने आंखें घुमाई। उन्होंने इतने दिन पहले के ऑर्डर्स दिए हुए हैं, आज जैसे भी हो उन्हें डिलीवर करें, आगे ही बहुत डिले कर चुके हैं आप लोग। दामिया उसे हुक्म देती आगे बढ़ गई जब एक खातून अपने 2 गार्ड्स के हमरा अंदर दाखिल हुई। उनकी उम्र लगभग 40 के करीब थी। उन्होंने अंदर दाखिल होते ही अपनी आंखों से स्याह चश्मा उतारते इतराफ़ का जायज़ा लेना शुरू किया। जब दामिया उन तक पहुंची, अस्सलाम वालेकुम, दामिया ने उन्हें देखते प्रोफेशनल अंदाज में सलाम किया।
वालेकुम सलाम। आर यू मिस दामिया, एम आई राइट? उस खातून ने उससे मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते दरियाफ्त किया। येस आई एम, हु आर यू? दामिया ने उनका हाथ थामते पूछा तो वो मुस्कुराई। आई एम मोमिना पाशा, फाउंडर ऑफ मोमिनाज डिज़ाइंस। उन्होंने बताया तो दामिया ने समझने वाले अंदाज में हाँ में सर हिलाया। मोमिनाज डिज़ाइन से वह अच्छी तरह वाकिफ़ थी। पाकिस्तान में वेस्टर्न ड्रेसेस के डिज़ाइंस में मोमिना पाशा एक बहुत बड़ा नाम था। नाइस टू मीट यू मिस मोमिना, आइए। दामिया ने खुश दिली से बैठने की ऑफ़र दी तो वो मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिला गई। नो 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 थैंक्स अ लॉट। मैं तो बस देखने आई थी कि आखिर कौन है मिस दामिया जिनके वेस्टर्न डिज़ाइंस यहाँ पहुँचते ही छा गए लोगों में कि अब मोमिनाज डिज़ाइंस को टक्कर दे रहे हैं। बट आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, कीप शाइनिंग यंग गर्ल। मोमिना पाशा कहते ही आंखों पर चश्मा लगाए चली गई, जबकि दामिया को उनके मीठे अंदाज में कुछ चुभा था, लेकिन वो फिर अपने कंधे उचकाते अपने काम में मसरूफ़ हो गई। ज़फ़र हाशमी इस वक्त अपने कमरे में बैठे फ़ाइल रीड कर रहे थे। आज उनकी तबीयत कुछ नासाज थी, जिसकी वजह से आयदिन और फ़ज़ीला बेगम ने आज उन्हें ऑफ़िस जाने से मना किया था। इसीलिए वो आज घर बैठकर ही अपना तमाम काम संभाल रहे थे। ज़फ़र, आपने क्या सोचा आयदिन और दामिया की शादी के बारे में? अब काफ़ी टाइम हो गया, मुझे लगता है अब जल्द ही उन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। फ़ज़ीला बेगम ने बेड पर बैठते ज़फ़र हाशमी से कहा। मैंने बात की थी तुम्हारे साहबजादे से, वो कह रहा था वो और दामिया एक दूसरे को समझना चाहते हैं, अभी कोई जल्दी नहीं है उससे। ज़फ़र हाशमी ने लैपटॉप बंद करते खांसते हुए कहा। ये क्या बात हुई? इतने अरसे से वो दोनों साथ हैं और कितना टाइम चाहिए? मैं बात करूँगी उससे। फ़ज़ीला बेगम कहते ही पानी का गिलास उनकी तरफ बढ़ा गई। हेनरी संजीदगी से बैठा स्मिथ डेविड को देख रहा था, जो टांग पे टांग जमाए उसे गौर से देख रहे थे। आज स्मिथ डेविड ने सुबह सवेरे ही उसे कॉल करके मैनचेस्टर बुलाया था। क्या बात करनी थी डैडी? हेनरी ने सीधे होकर बैठते उनसे दरियाफ्त किया। मैंने कुछ अर्से पहले तुमसे कहा था कि वक्त आने पर तुम्हें कुछ बताऊंगा। स्मिथ डेविड की संजीदा आवाज़ उभरी। जी। हेनरी ने ताबेदारी से सर हिलाया तो वो चलते हुए उस तक आए। हेनरी भी उन्हें देखता फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ। ये ज़िंदा है। स्मिथ डेविड ने अपने कोट की दाएं जाने वाली जेब से एक तस्वीर निकालते हेनरी को पकड़ाई। उस तस्वीर को देखते और स्मिथ डेविड की बात सुनते हेनरी का चेहरा लट्ठे की मानंद सफ़ेद पड़ा। सांस जैसे सीने में अटक की थी। वो बेयकीनी से कभी उस तस्वीर को देख रहा था और कभी स्मिथ डेविड को। क्या? हेनरी ने निगाहें उठाते उन्हें देखा। हाँ, उन्होंने मुख्तसर जवाब देकर अपने हाथ कोट की जेबों में अरसाए। आपने मुझसे कहा था वो मर चुकी है। हेनरी की आवाज़ रुंधी थी। वो स्मिथ डेविड को उनके कहे गए अल्फाज लौटा रहा था। मुझे उस वक्त यही बताया गया था कि वो मर चुकी है, मगर वो ज़िंदा है। स्मिथ डेविड ने दुख से कहा। कहाँ है वो? हेनरी ने दर्द से चूर लहजे में सवाल दागा। पाकिस्तान में। स्मिथ डेविड की बात सुनते एक पल के लिए हेनरी के कदम लड़खड़ाए। वो पाकिस्तान का नाम भी नहीं सुनना चाहता था, और वो पाकिस्तान में थी। डैडी, आप उसे मेरे पास ले आए प्लीज़। हेनरी ने उनके दाएं बाजू को पकड़ते नम आंखों से देखते हुए बच्चों की तरह कहा। वो मजबूत मर्द आज ये खबर सुनता अपने बाप के सामने सिसक रहा था। स्मिथ डेविड ने उसे देखते फ़ौरन अपने सीने में भींचा। मैं ऐसा नहीं कर सकता हेनरी, ये नामुमकिन है। स्मिथ डेविड ने उसकी पीठ से हिलाते कहा। नहीं डैडी, प्लीज़ उसे ले आए ना, मैंने मिलना है उससे माफ़ी मांगनी है। वो अकेली होगी डैडी, प्लीज़ ना, हेनरी ने तड़पते हुए कहा तो स्मिथ डेविड के दिल को कुछ हुआ। वो अकेली नहीं है हेनरी, सब मौजूद हैं उसके पास। वो तुम्हें भूल चुकी है, बेहतर है तुम भी भूल जाओ। स्मिथ डेविड ने आंखें मूंदते दिल पर पत्थर रखते कहा तो हेनरी एक झटके में उनसे पीछे हटा। वो कितने ही लम्हे उन्हें बेयकीनी से देखता रहा।
वो मुझे नहीं भूल सकती, वो कभी नहीं भूल सकती। आप उसे मेरे पास नहीं ला सकते, आप मत लाएं। मैं खुद ढूंढ लूँगा उसे। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया, उसे नहीं खो सकता। हेनरी पागलों की तरह चीखता हुआ बोला। उसकी कर्बज़दा आवाज़ से मेंशन की दीवारें लरज़ गई थीं। उसे ढूंढना आसान नहीं है हेनरी, उसे छुपा कर रखा गया है। स्मिथ डेविड शिकस्ता कदमों से उस तक बढ़ते बोले। किधर छुपाया होगा, कहाँ छुपाया होगा? वो जहाँ भी होगी मैं उसे ढूंढ लूँगा। हेनरी ये बात कहता अपने कदम बाहर की सिमत बढ़ा गया। लेकिन तुम तो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। स्मिथ डेविड ने उसे याद करवाया तो वो तल्खी से हंसा। पाकिस्तान अभी भी नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन उसे ढूंढ लूँगा। हेनरी अपने शहद रंग घुंघराले बालों में हाथ फेरता बाहर चला गया, जबकि स्मिथ डेविड अपना भारी होता सर थामे सोफे पर बैठ गए। आज जोहा सज्जाद मुझे अपने घर में चाहिए, हर हाल में। जुल्फ़ी अपने ख़ास लोगों को हुक्म देता सिगरेट के कश लेने लगा। वो जानता था आज कासिम और उसके तमाम दोस्तों ने उसका दिया गया काम अंजाम तक पहुंचाना है। इसीलिए आज उसने मौके का फ़ायदा उठाते अपने ख़ास बंदों के ज़रिए जोहा को उसके घर तक लाने का कहा था। सवेरा ने अच्छे से सर पर दुपट्टा ओढ़ते अपना पर्स उठाया और उसमें से फ़ोन निकालते बिस्मा को कॉल मिला दी। हेलो बिस्मा, मैं अहिया को लेने जा रही हूँ, सवेरा ने कहा तो बिस्मा अच्छा कहते फ़ोन काट गई और सवेरा अपने कमरे से बाहर निकलती चचा जी के कमरे का दरवाज़ा खटखटा गई, जो चंद सेकंड्स में खुल गया था। चाचा जी, मैं आहिया को यूनिवर्सिटी से पिक करने जा रही हूँ। आधे घंटे बाद अलमान की छुट्टी का टाइम हो जाएगा, आप उसे ले आना। सवेरा उन्हें आगाह करते बाहर चली गई। मेन गेट को कुंडी लगाते ही वो मध्यम सा मुस्कुराई और फिर रक्षा करवाते उसमें बैठ गई। दाइम स्कूल ग्राउंड में खड़ा हीर का इंतज़ार कर रहा था। ज़फ़र हाशमी के कहने पर हीर का दाखिला भी फैज़ खान ने दाइम के स्कूल में करवा दिया था। इन 2.5 माह में उन सब के आपस के इख्तलाफात काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुके थे। फैज़ खान का पेशावर में कपड़े का कारोबार था, जो उनकी दुकान के लड़के अच्छे से संभाल लेते थे। वो भी हर 2 हफ्तों बाद पेशावर का चक्कर लगा लिया करते थे। दाइम ग्राउंड में खड़ा अपने हाथ में पहनी घड़ी पर नज़र जमाए पसीना साफ कर रहा था जब हीर खुशी खुशी बाहर आई। कड़वी खीर, मुझे इस गर्मी में इंतज़ार करवा के तुम कितनी खुशी खुशी वापस आ रही हो। दाइम ने उसकी हंसी पर तंज किया। तुम मीठी छुड़ी, मेरा मूड ख़राब मत करो। आज मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, हीर ने आंखें घुमाते कहा तो दाइम ने मुंह बसूड़ा। हीर ने कुछ दिन पहले ही दाइम का नाम मीठी छुड़ी रख दिया था, क्योंकि उसका कहना था कि दाइम मीठा मीठा डसता है। इतनी देर क्यों लगाई? वो जो नसरीन बाजी का ड्राइवर बाहर इंतज़ार कर रहा है ना, उसने जाकर उन्हें हमारी शिकायतें लगानी है। दाइम आगे चलता हुआ बोला, जब हीर भी उसके पीछे हो ली। इंग्लिश का पेपर था मेरा, पता है इतना लंबा ऐसे लिखा है मैंने। तुम्हारा भी फिज़िक्स का पेपर था ना, कैसा हुआ? हीर ने उससे पूछा। चंद दिन पहले ही हीर के मिड टर्म जबकि दाइम के सेंडअप एग्ज़ाम शुरू हुए थे। उसका सवाल सुनते दाइम ने थूक निकला। कड़वी खीर, सच सच बताऊं तो मैं लुढ़क जाऊंगा, दाइम ने नज़रें चुराते कहा। तुम क्या चीज़ हो मीठी छुड़ी? मामी जान ने फ्लाइंग चप्पल से छतरोल कर देनी है तुम्हारी, हीर ने कहा तो वो अब की बार बगैर कोई जवाब देता मुंह लटकाते फ्रंट सीट पर ड्राइवर के साथ बैठ गया, जबकि हीर उसे घूरते हुए पीछे जाकर बैठ गई। शराम हाथ में राशन से भरे शॉपर थामे अपने फ्लैट में दाखिल हुआ। वो ऑफिस से वापस आता घर के पास ही मौजूद एक यूटिलिटी स्टोर से महीने का सामान लेने गया था। वो किचन में सारा सामान रखता अपने कमरे में पहुंचा तो उसने आंखें फैलाए पूरे कमरे का जायज़ा लिया। उसका लॉकर खुला हुआ था, जिसके अंदर उसका लैपटॉप, एक्स्ट्रा सिम्स और स्मार्ट वॉच मौजूद नहीं थे। उसने इजलत में अपने कदम साइड टेबल की जानिब बढ़ाए।
जहां वो अपना मोबाइल रख कर गया था, मगर अब वो भी वहां मौजूद नहीं था। स्टोर बिल्कुल उसके घर के पास ही था, जिसकी वजह से वो अपना मोबाइल भी फ्लैट पर ही छोड़ गया था। उसने दोबारा पूरे कमरे का जायज़ा लिया, मगर तमाम चीज़ें उसे नहीं मिली। वो फ़ौरन अपने फ्लैट से बाहर निकलता उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड तक पहुंचा। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे फ्लैट में कौन गया था? शहराम ने सिक्योरिटी गार्ड से अंग्रेज़ी में पूछा। कोई नहीं गया, सिक्योरिटी गार्ड ने उसे कंधे उचकाते जवाब दिया। मेरे लॉकर से मेरा सामान गायब है। मेरा फ़ोन भी वहाँ मौजूद नहीं है। आधे घंटे के लिए मैं फ़्लैट से बाहर निकला था बस, शहराम ने उसे परेशानी से बताया। आप मुझे रिपोर्ट लिखवा दें, जो जो चीज़ें वहाँ मौजूद नहीं हैं मैं रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड कर दूँगा। गार्ड ने कहते ही अपने पास पड़े रजिस्टर में लिखना शुरू किया। शहराम अभी तक परेशान खड़ा था। वो समझने से कासिर था कि अगर कोई फ्लैट में आया ही नहीं तो उसका सामान कहाँ गया। आहिया अपनी क्लास फेलो के साथ खड़ी बातें कर रही थी जब रिक्शा उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर आकर रुका। वो उस लड़की को अलविदा करती रिक्शे में सवेरा के साथ जाकर बैठी। अस्सलाम वालेकुम भाभी। आहिया ने रिक्शे में बैठते सवेरा को सलाम किया। वालेकुम सलाम। सवेरा ने उसे आम से लहजे में जवाब दिया और रिक्शे वाले को चलने का कहा। आप रिक्शे में क्यों आई हैं भाभी? यूनिवर्सिटी तो पास ही है, आहिया ने सवेरा की तरफ देखते हुए कहा। रास्ते से अलमान को भी स्कूल से पिक करना है, इसीलिए, सवेरा ने बाहर की तरफ देखते कहा। तो आप मुझे लेने के लिए चचा जी को भेज देती, आहिया ने उसे मशवरा दिया तो सवेरा तपी। आहिया चुप करो, सर में आ गई दर्द है मेरे, सवेरा ने उसके नकाब से ढके चेहरे को देखते कहा तो आहिया गहरा सांस लेते खामोश हो गई। भाई ये रिक्शा ज़रा इस गली की तरफ मोड़ें जहाँ फार्मेसी है, सवेरा ने कहा तो रिक्शे वाला रिक्शे को बाएं जाने वाली गली में ले गया जो काफ़ी सुनसान दिखाई दे रही थी, जबकि आहिया ताजुब से सवेरा को देखने लगी। आहिया ज़रा फार्मेसी से पैनाडोल ले आओ, आज सर में काफ़ी दर्द है, घर में ख़त्म हुई है, सवेरा ने कहा तो आहिया हाँ में सर हिलाती रिक्शे से उतरकर फार्मेसी में दाखिल हुई। भाई चलें वापस, जो घर का एड्रेस बताया था उसी तरफ चलें, सवेरा ने आहिया के अंदर दाखिल होते ही रिक्शे वाले को कहा। लेकिन उन बाजी को तो आने दें, रिक्शे वाले ने कहा तो सवेरा ने उसे आंखें निकाली। आपको जितना कहा है उतना करें, उसे काम है वो बाद में आएगी, सवेरा ने तल्खी से कहा तो रिक्शे वाला फ़ौरन रिक्शा वापस मोड़ गया। आहिया हाथ में पैनाडोल का पत्ता थामे बाहर आई तो वहाँ रिक्शे को ना पाकर हैरान हुई। ये रिक्शा कहाँ गया? आहिया अपने कदम आगे बढ़ाती ज़ेरे लब बड़बड़ाई। जब पीछे खड़ी गाड़ी से निकलता एक शख्स बेहद दबे कदमों से चलता उस तक पहुंचा और पीछे से उसका चेहरे से नकाब हटाता उसकी नाक के पास एक रुमाल रख गया। ये सब कुछ इतनी आनन फानन हुआ था कि आहिया को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। वो उसी लम्हे होशो हवास से बेगाना होते उस शख्स की बाहों में झूल गई, मकड़ी जाल में फंस गई। कासिम उसकी तरफ देखते बोला और फिर उसके बेहोश वजूद को गोद में उठाता उसे गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा गया और उसके चेहरे से नकाब उतार कर फेंक गया। आज कासिम ने पहली बार उसका चेहरा देखा था और उसे देखता वह कमीनगी से हंसा। वाह रे आहिया, कैसे ये हुस्न तुम नकाब के पीछे छुपा कर रखती थी जो पूरी दुनिया के लिए काबिले दीद है, कासिम ने कहते ही जानदार कहका लगाया और आगे जाकर बैठ गया और उसके कहते ही उसके दोस्त ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। अच्छा, ये उसके कहते ही नहीं, उसके बैठते ही है, ठीक है क्या? मैं उसको कर लूँगी एडिट करते हुए। ये बड़े मज़े का सीन है। सफ़ान इस वक्त अपनी गाड़ी में बैठा फ़ोन पर अपने कॉलीग से बात कर रहा था। उसकी गाड़ी कोने में ही खड़ी हुई थी। चंद मिनटों बाद उसने कॉल काटते गाड़ी स्टार्ट की जब पीछे से आती एक और गाड़ी ने उसकी गाड़ी को हिट किया। आगे ये गाड़ी ख़राब है, पता नहीं कौन मार गया इसे, सफ़ान गुस्से से बड़बड़ाता बाहर निकला। जब पिछली गाड़ी से ज़रलिश बाहर निकली उसे देखती सफ़ान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया कि उसके सामने ज़रलिश खड़ी है।
जबकि उसे देखते सफ़ान का गुस्सा तो पल में हवा हुआ था। आई एम रियली सॉरी सफ़ान भाई, मैं जल्दी में थी, मुझे पता ही नहीं चला। जर्लिश भी उसे देखते हैरान हुई थी, लेकिन फिर फ़ौरन उस तक पहुंचती, उसकी गाड़ी को देखते माफ़ी मांगी। नहीं कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये सब तो चलता रहता है। आप बताएं, खैरियत है जो आप इतनी जल्दी में थी? सफ़ान ने उससे पूछा। जी वो इमरजेंसी थी तो बस इसलिए, बट आई एम रियली रियली सॉरी, मुझे गाड़ी नज़र ही नहीं आई। आपका जितना नुकसान हुआ है मुझे बता देना, मैं भरपाई कर दूंगी, जर्लिश ने कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराया। अरे कोई बात नहीं जर्लिश, जस्ट लीव इट, कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, सफ़ान ने कहा तो जर्लिश मुस्कुराते हुए उसे अल्लाह हाफ़िज़ कहते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। सफ़ान ने हिम्मत करते उसके चेहरे को देखा, उसकी मुस्कुराहट काफ़ी खूबसूरत थी। एक बात पूछूं आपसे? सफ़ान ने बेसाख्ता पूछा तो वो रुकी। जी, जर्लिश ने उसकी तरफ देखा। आप किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन कर रही हैं? सफ़ान ने पूछा। ऑप्थेल्मोलॉजी में, जर्लिश ने उसे बताया। तो फिर आंखों की डॉक्टर को गाड़ी नज़र नहीं आई? सफ़ान ने पूछा तो उसका मुंह बेयकीनी से खुला। उसने हमेशा सफ़ान को संजीदा ही देखा था, उसने ही याद था कि कभी उन दोनों में कोई मजाक की बात भी हुई हो। आप मुझे अंधा कह रहे हैं? जर्लिश ने उससे पूछा। आप अंधा कैसे हो सकती हैं, आप तो लड़की हैं, लड़कियों के लिए तो मोनस में टर्म इस्तेमाल की जाती है, सफ़ान ने कहा तो जर्लिश हैरान हुई। सफ़ान भाई, जर्लिश की हैरान कुन आवाज़ उसकी समात से टकराई। सॉरी, मजाक कर रहा था, सफ़ान उसे अलविदा करता गाड़ी में बैठ गया और बैठते ही खुलकर हंसा, जबकि जर्लिश भी मध्यम मुस्कुराहट के साथ नफ़ी में सर हिलाते हुए अपनी गाड़ी स्टार्ट कर गई। मेहराब ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था जब उसका सिपाही इजाज़त लेते अंदर आया। सर, जुल्फ़ी के गैंग ने कराची से कई लड़कियों को किडनैप कर लिया और अब उन लड़कियों का ट्रक हैदराबाद पहुंच चुका है, सिपाही ने बताया तो मेहराब के एसाब सख्त हुए। उस ट्रक की लोकेशन ट्रेस करते रहो, टीम को रेडी करो, फ़ौरन निकलना है हमें। मेहराब सिपाही को हुक्म देता अपनी जगह से खड़ा हुआ। वो सिपाही भी उसके हुक्म की तामील करता, उसे सलूट करता बाहर निकला। जब मेहराब भी फिल्ज़ा को कॉल करके उसे अपने जाने के बारे में इन्फॉर्म करता बाहर निकल गया। हयात बीबी अपने कमरे में लेटी आराम कर रही थी, जबकि जोहा किचन में खड़ी खाना पकाने में मसरूफ़ थी। जब घर का दरवाज़ा ज़ोर से खटका, जोहा चारपाई पर पड़ा अपना दुपट्टा अच्छे से ओढ़ते बाहर निकली और दरवाज़ा खोल गई, जबकि दरवाज़ा खोलते ही एक शख्स ने उसकी कलाई ज़ोर से अपने हाथ में जकड़ी। छोड़ो मुझे, जोहा ने चीखते हुए कहा, जबकि वो हट्टा कट्टा नौजवान उसे बाहर की तरफ खींच गया। अम्मा, जोहा ने चीखते हुए हयात बीबी को आवाज़ दी, जिन तक उसकी पुकार नहीं पहुंच पाई थी। छोड़ो इस लड़की को, कहाँ लेकर जा रहे हो? मोहल्ले वालों ने जोहा को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स उन्हें गन दिखाता खामोश करवाते जोहा को गाड़ी में डाल गया। जोहा चीखते हुए अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रही थी जब उस शख्स ने उसे रुमाल सुंघाते बेहोश कर दिया और जन से गाड़ी भगा कर ले गया। यह आ गया आप लोगों के मतलब का सीन। हेनरी अपने कमरे में बैठा हाथ में वो तस्वीर थामे उसे देख रहा था। उसकी हालत इस वक्त इंतहाई बिगड़ी हुई थी। शर्ट के ऊपर के बटन खुले हुए थे, जबकि आंखें खून झलकाने की हद तक सुर्ख हो रही थी। तुम्हें मैं याद हूँगा भी कि नहीं? हेनरी ने उस तस्वीर पर अपनी दूधिया शफाफ उंगली फेरते बोझे लहजे में कहा। जब उसका फ़ोन बजा, उसने मोबाइल सामने किया तो आगे जैक की कॉल आ रही थी। बोलो जैक, हेनरी ने अपनी आंखें मसलते कहा। सर, जुल्फ़ी के गैंग ने पाकिस्तान में कई लड़कियों को किडनैप कर लिया। हेनरी ये बात सुनता अपना सांस रोक गया। उसने ये बात सुनते उस तस्वीर को देखा और फिर अपना सीना मसला। आंखों के सामने वो पूरा वाक़या किसी फ़िल्म की तरह चलने लगा। उसने गहरा सांस लेते खुद को पुरसुकून किया, लेकिन दिलो दिमाग में तकलीफ़ से ठीसें उठ रही थीं।
अब नहीं, ऐसा और किसी के साथ नहीं होगा। मेरी पाकिस्तान की टिकट्स कंफर्म करवाओ, मैं आज रात को ही पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। हेनरी ने तेज़ी से कहते कॉल काट दी और फर्श पर बैठता ज़ोर से चिल्लाया। वो तमाम मनाजिर जिन्हें वो हमेशा हमेशा के लिए भूलना चाहता था, अब उसके साथ शायद हमेशा के लिए वापस से जुड़ चुके थे। सो ये थी एपिसोड। होप सो पसंद आई होगी आपको। एंड इतने लंबे जो इतना टाइम बाद आई है, 5 डेज़ हो गए ना, आई गेस 4 to 5 डेज़ हो गए। सो वो भी अब गिला शिकवा दूर हो गया होगा बिकॉज एपिसोड लॉन्ग थी एंड दूसरा आपके मतलब के सीन्स थे। सो खैर आई होप सो आप लोगों ने इन्जॉय की होगी ये एपिसोड। एंड आज तो रिव्यू बनता है ना, आज तो रिव्यू बनता है रीडर्स। आज आपने मुझे अच्छा सा रिस्पांस देकर बताना है कि एपिसोड आपको कैसी लगी। बाकी आज मैंने एडिटिंग भी चेंज की है थोड़ी सी, वो डायलॉग और वो जो वार्निंग आती थी वो मैंने उस तरह से डाल दी। मैंने कहा चलो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और इस चैप्टर में होना भी बहुत कुछ है, तो एडिटिंग भी जो है चेंज करते हैं। खैर एपिसोड इतना तो मुझे पता ही ये वाली पसंद आई होगी ज़्यादा। और एपिसोड 15 पार्ट 2 जो है वो इंशाल्लाह अपलोड होगी थर्सडे को। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हुआ, और मुझे रिव्यूज़ देकर बताएं कि एपिसोड आपको कैसी लगी। बाकी मेरे जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं इंस्टा एंड टिकटॉक का, वो उनके अकाउंट्स के जो हैं लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, चैनल के अबाउट में भी हैं। वहाँ पे जो है आप मुझे फॉलो कर लें। वहाँ पे रील्स भी मैं अपलोड करती हूँ, स्पॉयलर्स भी अब से मैंने स्टार्ट किया, वहाँ पे पहले अपलोड करती हूँ, यूट्यूब पर बाद में। सो आज भी खैर मैंने सुबह ही अपलोड किया वो प्रोमो जो था एक स्पॉयलर सा। सो अब जो एपिसोड एंड करते हैं, मैं एडिट करती हूँ इसे फ़ौरन। एंड नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह ट्यूसडे को अपलोड होगी। इससे थोड़ी सी शॉर्ट होगी बट वो भी सीन्स जो है वो मज़े के हैं, ठीक है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं हम ट्यूसडे को। अब देखें मैंने इतना गैप लिया था तो अब 1 डे का गैप ले रही हूँ। आज संडे है, मंडे का गैप लेके ट्यूसडे को अपलोड करूँगी, ठीक है। सो अल्लाह हाफ़िज़।